हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम का टाइम है और टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। उसको अगर अच्छे से स्पेंड करेंगे तो आपके रिजल्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। मैंने पिछले 6 साल के बोर्ड पेपर के सोल्यूशन बना लिए हैं। अगर आप दिन में 3 सोल्यूशन देखते हैं तो 2 दिन में सारे के सारे सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आपको एक आइडिया आएगा कि पेपर कैसे आते हैं, किस टाइप की डिफिकल्टी है, क्या रिपीटेशन होता है। तो आइए चलते हैं। ये वीडियो में हम मार्च 2019 का बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के हमने सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिंगल एंट्री चैप्टर से था, जो अभी हमारे नए सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। तो हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि था एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ये जो वीडियो है उसके लिंक में मैं पूरे बोर्ड क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ दे दूंगा, उसके साथ साथ सोल्यूशन का भी पीडीएफ दे दूंगा। तो आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन का पीडीएफ प्रिंट ले लीजिए और जब ये वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन सामने रखिए, क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद हम सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हर्षा एंड वर्षा फॉर दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका बैलेंस शीट दिया है। कैपिटल, क्रेडिटर्स, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश बैंक। दे डिसाइडेड टू एडमिट आशा ऑन 1st April. आशा शुड ब्रिंग 80,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो आशा का खुद का शेयर 80,000 है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये गुडविल फर्म का है या ये गुडविल पार्टनर का है? तो यहां पे बोला ये पार्टनर का गुडविल है, विच इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, शी शुड ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू किया 240, फर्नीचर रिवैल्यू किया 10% से डाउन, डेटर 5% से डाउन, स्टॉक की वैल्यू 2 लाख करनी है। एक्सेस कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। बच्चे यहां पे थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो आप फॉर्मेट बना के रखोगे बेटा, 3 चीज का फॉर्मेट। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओगे, फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, पहले हम नई जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से ये तीनों में पोस्टिंग कर देंगे। तो कैपिटल का जो बैलेंस है 280 एंड 280, उसको हम पोस्ट करेंगे कैपिटल के अकाउंट में, 280 एंड 280। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो जो नई बैलेंस शीट लिखेंगे उसमें लायबिलिटीज में लिख देंगे क्रेडिटर्स 4 लाख। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज है तो उसको अंदर के कॉलम में लिख लेते हैं 2 लाख। फर्नीचर में चेंज है, अंदर लिख लेते हैं 76। डेटर्स में चेंज है, अंदर लिख लेते हैं 3 लाख। स्टॉक में चेंज है, अंदर लिख लेते हैं 1,60,000। और कैश एट बैंक में तो डेफिनेटली चेंज है, तो 2,24,000 इनर कॉलम में लेते हैं। अगर आपको कैश का अकाउंट बनाना है तो वो भी बना सकते हो, हमने अंदर के कॉलम में लिखे उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हुआ बैलेंस शीट से पोस्टिंग। अभी हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला एडजस्टमेंट करेंगे तो 2 इफेक्ट भूलना नहीं है आपको। आशा शुड ब्रिंग 80,000 एज गुडविल, और ये गुडविल को रिटेन करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो मैं इधर एंट्री लिखता हूं। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट होता है और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। कैश टू गुडविल 80,000। ठीक है, और ये गुडविल किसको बिलोंग करता है, ये किसकी मेहनत है, तो ये जो ओल्ड पार्टनर है हमारे, उनकी मेहनत है। तो ये गुडविल का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, हर्षा और वर्षा, ये उनको मिलना चाहिए उसका फायदा उनके गेन रेशियो में, आई एम सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो ओल्ड रेशियो उनका 3:2 है, तो 80,000 को 3/5 कर देंगे
80,000 को 3/5 कर देंगे तो ये 48,000 हो जाएगा, और 80,000 को 2/5 कर देंगे तो ये 32,000 हो जाएगा, और ये गुडविल 80,000 डेबिट हो गया। तो एक्चुअली गुडविल कैंसिल हो गया, जो कैश आया 80,000 उससे कैश बढ़ जाएगा, और ये जो 48 और 32 है उससे जो ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। गुडविल रिटेन करने का एक्चुअल मतलब ये है कि वो जो कैश लाए ना 80,000 वो रिटेन करना है बिजनेस में। ठीक है बेटा, तो इसकी इफेक्ट कर लेते हैं। कैश में हम पहले ऐड कर देते हैं 80,000, कैश में 80,000 ऐड किया, और इसका सेकेंड इफेक्ट हुआ हमने इधर हर्षा और वर्षा में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी शुड ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल, तो 1 लाख आशा के कैपिटल में लिखा और 1 लाख हमने कैश में ऐड कर दिया। ठीक है, अब कैश का काम हो गया है। मैंने पहले भी बताया था आपको अलग वीडियो में कि बच्चे ना बाहर के कॉलम में टोटल्स लिखना भूल जाते हैं। सब बराबर किया होता है पर टोटल बाहर लिखना भूल जाते हैं। तो अभी कैश बैंक का सब काम हो गया, तो अभी टोटल करके बाहर लिख दो 4,04,000, है ना, भूलना नहीं बेटा। आगे लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया 240, तो 2 लाख था 40,000 से बढ़ जाएगा, तो ये बाहर लिख दिया 2,40,000, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दिया 40। फिर फर्नीचर को 10% से कम करना है, तो 76,000 में 10% होगा 7,600, नेट अमाउंट बाहर लिखा। ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन में हम डेबिट करेंगे 7,600। नेक्स्ट, स्टॉक को रिवैल्यू करना है 2 लाख पे, 1,60,000 है उसका 2 लाख करना है, 40,000 से अप्रिशिएट हो रहा है, और पीएनएल को हम 40,000 से क्रेडिट करेंगे। अभी हमारा आरडीडी क्रिएट करना है डेटर्स पे 5%, तो 3 लाख पे 5% ये बाहर लिख दिया हमने, और ये लॉस है तो 15,000 को हमने पीएनएल में डेबिट किया। अब जो रिवैल्यूएशन है उसको क्लोज कर देते हैं, तो ये 57,400 का प्रॉफिट आ रहा है जिसको हम 3:2 में बांट देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब बचता है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट ये है, मैं पढ़ लेता हूं वापस से। एक्सेस कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इसको मैं कैसे समझाता हूं, पहले तो है ना हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने का प्रोसेस आपको मालूम है, 1 - 1/4 आ गया 3/4, हर्षा 3/4 जो नया है इंटू 3/5 जो पुराना है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9/20 आता है। वर्षा 3/4 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6/20 आता है। इनके डिनोमिनेटर में 20 है। जो हमारी नई पार्टनर है आशा, उसका शेयर है 1/4, तो नीचे 20 लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 5/20। तो जो न्यू रेशियो है वो हमें मिल गया 9:6:5। अब इसको कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। तो हर्षा वर्षा और आशा 9:6:5 लिख दिया। अब एक्चुअली आशा ये कह रही है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं बच्चों को, कि आशा को 5 चॉकलेट मिलने वाली है। प्रॉफिट का मतलब चॉकलेट, तो आशा को 5 चॉकलेट मिलने वाली है, जिसके लिए आशा 1 लाख रुपया लेकर आई। तो लॉजिकली सोचेंगे तो एक चॉकलेट के लिए 20,000 लेकर आई वो, तो वो बाकी दोनों पार्टनर को कह रही है कि फिर आपका भी जो कैपिटल है वो ये एक चॉकलेट का 20,000 उसके प्रपोर्शनेट होना चाहिए। तो वर्षा के चॉकलेट हैं 6, तो 6 इंटू 20,000 यानी हो गया 1,20,000। समझ रहे हैं? आपको ये एक चॉकलेट ऐसा नहीं करना है, प्रपोर्शनेटली करना है। एक मिनट, प्रपोर्शनेटली करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो आपको मिल जाएगा 1,20,000। इतना कैपिटल वर्षा का होना चाहिए। वैसे ही 9 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे तो वो आ जाएगा 1,80,000। इतना कैपिटल हर्षा का होना चाहिए। तो जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें जाके हम ये जो फिगर्स हैं 1,80,000, 1,20,000 और 1 लाख, इसको हम एज अ बैलेंस लिख देंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो ये आ जाएगा इधर
180, 120, 1 लाख, टोटल 4 लाख। ठीक है, अभी जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होगा, है ना। नॉर्मली क्या करते हैं, जब ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। पर इधर हमको बोला गया ना 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 ना, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस रेशियो में होना चाहिए, तो वो तो हमने काम कर दिया। तो अभी जब बैलेंस करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, उसमें से ये 1,80,000 माइनस कर देंगे तो 1,82,000 जो आएगा ना बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर है। एक और बार, ये क्रेडिट साइड का 1 2 3 ऐड किया, 362 आया। 362 हमने यहां लिख दिया, ये 180 पहले लिखा हुआ है तो 362 माइनस 180 कर दिया, तो ये 1,82,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आया, जिसको हमें ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। सिमिलरली वर्षा का बैलेंसिंग फिगर ये आया। ये लोन अकाउंट भी जैसे 1,80,000 हमने लायबिलिटीज में लिखा है, वैसे ये दोनों भी लायबिलिटीज में ही लिखना है। अगर इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता तो हम एसेट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 182 और 2,14,000 इसको हमने लायबिलिटीज में लिखा और अभी हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। तो ये था 10 मार्क के लिए क्वेश्चन। आइए चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन करने के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धीरश्री, सोनम एंड सिमरन हु वर शेयरिंग P&L इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो ये एक काम कर लेते हैं, उनका कैपिटल है 1.5 लाख रुपया, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, 1.5 लाख, 60,000 और 90,000। तो बेटा 30,000 कॉमन डिविजिबल है, तो 5:2:3 ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो 5:2:3 याद रखेंगे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, प्लांट है, लैंड है, स्टॉक है, डेटर लेस RDD, बैंक बैलेंस। सिमरन रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 31 मार्च। अब सिमरन कौन सी वाली है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो याद रखिएगा आप। हाँ, तो सिमरन थर्ड है, तो सिमरन थर्ड पर्सन रिटायर हो रहा है। ओके, स्टॉक को रिवैल्यू करना है, ठीक है, RDD करना है, लैंड को रिवैल्यू करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 36,000। गुडविल ऑफ द फर्म, देखो बेटा आपको बोला है कि इसको ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 है। एंड सिमरन शेयर इन द सेम is adjusted in the accounts of continuing partner in the gain ratio। तो ये दो चीजें हैं। Entire capital of the new firm is fixed at 480। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो नई पार्टनर थी उसके कैपिटल को हमने बेस लिया था और फिर उसके बाद प्रपोर्शनेट किया था। इधर ऐसा नहीं है, इधर वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद नया कैपिटल जो है वो 4,80,000 होना चाहिए। ठीक है, और वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए जो कि है 3:1। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, उस रेशियो में ये 4,80,000 को डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अर्लियर क्वेश्चन। बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, ऊपर हमने एडजस्टमेंट लोन में किया था, इधर बोल रहे हैं एडजस्टमेंट अब कैश में करिए। और इधर ये 3 अकाउंट बनाने हैं, P&L, एडजस्टमेंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सॉरी, खांसी है बेटा, थोड़ा सा बेयर करना प्लीज। तो अभी क्वेश्चन आपके सामने रखना और मैं सोल्यूशन आपको समझा रहा हूं 1 by 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले प्रोसेस क्या करेंगे बेटा, पहले हम बैलेंस शीट उठाएंगे, ये फॉर्मेट बना लिया है, बैलेंस शीट से सही जगह पे सबको डालते जाते हैं। तो ये तीनों के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, धीरश्री, सोनम और सिमरन, ये बैलेंस लिख दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 45,000 लिख दिया। एसेट पे आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो डॉट लगाने की आदत रखो, जहां जहां एडजस्टमेंट है डॉट लगा दो। तो प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिखा। लैंड में है, अंदर लिखा। स्टॉक में है, अंदर लिखा। डेटर्स में है, अंदर लिखा। बैंक में कोई चेंजेस है, ऑफ कोर्स है सर, बहुत सारे हैं, तो बैंक में अंदर लिखा, इनर कॉलम। अब पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक की वैल्यू है वो 92% करनी है, यानी कि 8% से घटानी है।
मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, वो आप पे छोड़ रहे हैं। 36,000 का 8% होगा 2880, बाहर नेट अमाउंट लिख दिया। और ये लॉस है तो हमारे P&L एडजस्टमेंट में डेबिट पे लिख दिया। सेकेंड, RDD। अब इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो RDD वो कह रहे हैं कि 10% होना चाहिए। तो RDD अभी भी तो क्रिएट किया हुआ है हमने। RDD कितना है बेटा? अभी 36,000 पे 3,600 का RDD होना चाहिए, है ना। 10% अगर लेते हैं तो 3,600 RDD होना चाहिए। अभी ऑलरेडी RDD है बेटा, कितना RDD है? 3,000 का। तो 3,000 है और 3,600 करना है, तो नुकसान 600 रुपए का हुआ है। आई विल रिपीट, 3,000 का RDD ऑलरेडी है और उसे 3,600 करना है, तो नुकसान 600 रुपए का हुआ है। तो इसका दो इफेक्ट कैसे करोगे आप, मैं समझाता हूं। तो इधर आपने 3,600 लिखा, है ना, ये कैंसिल नहीं कर रहा हूं, हाईलाइट कर लेता हूं। ये 3,600 लिखा जो नया RDD है, पर P&L एडजस्टमेंट में 3,600 नहीं लिखना है, उधर तो सिर्फ 600 रुपए ही लिखने हैं जो हमारा नुकसान हो रहा है एक्स्ट्रा। अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप एक और काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप है ना डेटर्स लिख दो 36,000, जो RDD है उसको लिख दो पहले 3,000, है ना, 3,000 लिख दिया। अभी नया कितना क्रिएट करना है? 600, तो 600 इधर माइनस करो और उधर 600 P&L डेबिट में लिखो। अभी थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, नहीं तो हमें ऐसे लगता है कि 3,600 के दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। इधर अगर ये वाला प्रेजेंटेशन नहीं है, पहले वाली बात कर रहा हूं, तो इधर 3,600 माइनस होगा, पर P&L एडजस्टमेंट में सिर्फ 600 माइनस होगा। समझ में आया बेटा? नहीं समझा है तो थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाओ, वापस सुनो मैंने जो बोला, ठीक है। पर ये इसमें मिस्टेक होता है, सो डोंट टेक इट लाइटली, लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ बॉस अभी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 रखना है। अच्छा, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, ओल्ड रेशियो हमने निकाला है, न्यू रेशियो दिया गया है, तो हमें गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा गुडविल के लिए। तो हमने इधर किया हुआ है, हम जल्दी से वर्किंग नोट देख लेते हैं। ये रहा। तो 3/4 और 1/4 ये न्यू रेशियो है, और 5:2 ये ओल्ड रेशियो था, है ना, 5:2:3। तो ये अगर न्यू माइनस होल्ड कर देते हैं तो 10/40 और 2/40 आ रहा है, तो 10:2 यानी 5:1 ये गेन रेशियो है। तो गेन रेशियो हमें मिला है। ये जो गुडविल है 36,000 वो फर्म का गुडविल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ये ध्यान से नहीं करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो गुडविल फर्म का 36 है, सिमरन का शेयर 3/10 है, तो 10,800 आ रहा है। ये 10,800 को हम 5:1 में एलोकेट करेंगे, तो ये आ जाता है 9,000 रुपया और ये आ जाता है 1,800। अब इसका एंट्री क्या होता है? तो बिना गुडविल अकाउंट लिखे हम सीधा नेट एंट्री कर सकते हैं। ये सिमरन के जाने से फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा होने वाला है, फ्यूचर में फायदा होने वाला है धीरश्री और सोनम को। तो वो दोनों सिमरन को गुडविल देंगे, सिमरन की अभी तक की मेहनत का बदला उसको दे देंगे, मतलब रिवॉर्ड दे देंगे। बदला मतलब ऐसे वाला नहीं। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी धीरश्री है और दूसरी है सोनम, इनको हम डेबिट करेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है जो हमें छोड़ के जा रही है सिमरन, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो 9,000 इधर डेबिट होगा, 1,800 इधर डेबिट होगा और 10,800 क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अभी इसका पोस्टिंग देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में ये रहा, धीरश्री में डेबिट हुआ, सोनम में डेबिट हुआ, और जो हमें छोड़ के जा रही है उसमें क्रेडिट हुआ। ठीक है, अभी लास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं कैपिटल 480 होना चाहिए और उसको 3:1 में आपको डिवाइड करना है। तो उसका वर्किंग नोट नहीं बनाया, मैं बना लेता हूं। तो 4,80,000 को 3:1 यानी 3/4 करते हैं तो 3,60,000 आ जाता है, और 1/4 करते हैं तो 1,20,000 आ जाता है। तो ये जो नया कैपिटल है वो ये होना चाहिए, दैट इज 360 एंड 120। इसको हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे बेटा।
ये हो गया 360, 120 बाहर आ गया 480। और अभी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसके पहले एक चीज मिस हो गई है, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे। ये रहा लैंड का अप्रिसिएशन भी मिस हो गया है, तो 33,000 अप्रिशिएट हो गया, ये फायदा है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ। ये बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट है जिसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका सेकेंड इफेक्ट होगा कैपिटल में क्रेडिट होगा 1, 2 और 3। और अब क्या करना है, अब ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे अगर, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये बैलेंस करोगे तो धीर श्री का ये बैलेंस है, सोनम का ये बैलेंस है, उसको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैश में 2,04,000 और ये ऐड हो जाएगा, ये टोटल कैश का बाहर लिख देंगे। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है क्योंकि आंसर सीधे सीधे नहीं आ रहे, मतलब राउंडेड फिगर नहीं है। एक और बात बता दें, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है पढ़ लेता हूं। एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म बी फिक्स्ड एट 480 बिटवीन धीरश्री एंड सोनम इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ओके, अच्छा अभी हमारी जो पार्टनर जो जा रही है रिटायर होके, है ना, वो रिटायर होके जा रही है, तो उसका जो बैलेंस है वो हमें लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि हमने उसको पैसे दे दिए, तो 1,09,656 ये हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था रिटायरमेंट। आई सपोज एडमिशन का क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। एक मिनट जरा पानी पी लेते हैं बेटा। चलो पॉज करके पानी पी लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। पूजा ओज सुनील 50,000। अब ये जैसे ओज सुनील 50,000 में जानबूझ के थोड़ा जोर से पढ़ा, मैं सीधा लास्ट लाइन पे जंप करता हूं। पूछा क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुनील, सुनील के बुक में, एंड प्रिपेयर सुनील्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पूजा। ये उल्टा है। अच्छा, आप पिक्चर देखने जाते हो तो क्या हर बार बराबर टाइम पे पहुंच जाते हो क्या? नहीं, कभी कभार मुझे तो बहुत लेट होता है और नॉर्मली पहले की 5 मिनट चली जाती है। तो ये वाली बात समझाने के लिए ना मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि आप पिक्चर देखने गए और पहले का 5 मिनट का पिक्चर आपका मिस हो गया, ये तो गलत बात है। पहले स्टार्टिंग से दिखना चाहिए, स्पेशली सस्पेंस पिक्चर होगा तो फिर अब बाजू में जाके क्या हुआ 5 मिनट में, वो बोलेगा गपचुप देख पिक्चर। तो ऐसा मैं सब क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन में सुनील ने पूजा को गुड्स बेचे ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट यहां से हो रहा है कि पूजा को सुनील को पैसे देना है, पूजा ओज सुनील। तो मैं सुनील है, मैंने पूजा को माल बेचा है, ये बात यहां पे बताई नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो परचेज या सेल का एंट्री अगर नहीं होगा तो हमें बहुत ही ध्यान से ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस इसलिए लिखना है क्योंकि पूजा हैज टू गिव मनी टू सुनील, उसकी कोई एंट्री नहीं है अभी क्योंकि वो तो पहले हो चुका है, अभी हम बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है 50,000 रुपए। ये बात अगर भूल जाओगे तो जब लेजर टैली करोगे तो एंड में बैलेंस आएगा जो कि गलत होगा। बैलेंस शुरुआत में था, एंड में तो सब सेटल हो गया। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलती करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमने देखा है बच्चों को यहीं पे गलती करते हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पूजा ओज सुनील 50,000, सुनील ड्रॉज अ बिल फॉर 42। अरे ये क्या बात हुई, 50,000 लेना था तो ठीक है 42 का बिल बनाया, एंड रिसीव्ड चेक फॉर द बैलेंस। अच्छा समझ गया, 8,000 का चेक मिल गया। Bill is accepted and returned on the same day. Sunil endorsed to Prema. On the due date, Prema informed Sunil that Pooja dishonored her acceptance and paid 350 as noting charge. Sunil drew a new bill on Pooja including noting charges and interest 1,200. On the due date, Pooja honored the bill by check, passed journal entries in the books of Sunil और सुनील का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पूजा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखना, हम आंसर समझाते हैं आपको। तो पहला, परचेज सेल का एंट्री नहीं होने वाला है तो सीधा बिल मिल रहा है। बिल मिल रहा है 42 का, चेक मिल रहा है 8,000 का और दे रही है
पूजा, तो बी आर डेबिट, बैंक डेबिट, पूजा क्रेडिट, 42, 8 एंड 5। ठीक है, पहला एंट्री। फिर सेकंड क्या हो रहा है, ये बिल हम एंडोर्स कर रहे हैं प्रेमा को, तो प्रेमा टू बी आर बिल हमारे पास से चला गया, प्रेमा टू बी आर 42,000। अब ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो प्रेमा का हमें फोन आया और हमने फोन किया पूजा को, तो आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम पूजा, पूजा को डेबिट करेंगे, आई हैव टू गिव मनी टू प्रेमा, तो प्रेमा को क्रेडिट करेंगे। बट प्रेमा ने हमें बोला बॉस 42,000 नहीं, अभी 350 रुपए और जोड़ दो उसमें नोटिंग चार्जेस के, तो हमें देना है 42,350 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब इससे बात क्या हुई पूजा से, तो पूजा ने कहा कि हम आपको 1200 रुपया इंटरेस्ट देंगे और एक नया बिल बनाएंगे, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो जाएगा, तो पूजा टू इंटरेस्ट, ये एंट्री हमने पास कर दिया 1200 का। नया बिल बनेगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, पूजा अभी कुछ भी पैसे नहीं दे रही है ना, तो 43,550 का बिल बनेगा विच इज 42,350 प्लस 1200, और ये बिल ऑनर हो गया तो बैंक टू बीआर का एंट्री हो जाएगा। ये हो गया जर्नल। अभी बात करते हैं लेजर की, तो लेजर में बुक्स ऑफ पूजा में हमें एंट्री करनी है। पूजा में पूजा ओज मनी, यानी पूजा का जो बैलेंस है, इधर सुनील का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा 50,000, तो पहला एंट्री है बैलेंस का, बाय बैलेंस। अब पूजा ने बिल साइन करके दिया, तो सुनील टू बिल्स पेएबल 42 और सुनील टू बैंक 8,000। ठीक है, अब सुनील ने वो बिल का क्या किया, पूजा को कोई मतलब नहीं है, वो बिल डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट साइड पे आएगा 42,000 बिल्स पेएबल। नोटिंग चार्जेस पूजा का एक्सपेंस है, तो एंट्री होगा नोटिंग चार्जेस और वो उसे देना है सुनील को, तो नोटिंग चार्जेस टू सुनील 350। इंटरेस्ट भी देना है जो पूजा के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट टू सुनील 1200। नया बिल बना के दिया 43,550 का, तो सुनील टू बिल्स पेएबल। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देखो लेजर अकाउंट टैली हो गया। टैली क्यों हुआ, क्योंकि ये 50,000 हमने बैलेंस लिखा था, अगर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते ना तो इधर बैलेंस आ जाता 50,000, जो कि गलत होता है एब्सोल्युटली। ठीक है, तो बी केयरफुल। चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है मैं बताऊंगा आपको। हाँ, और काफी बच्चे इधर गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं और इतना बोलते हैं ना कि ये ध्यान रखो गलती होगा, फिर भी गलती करते हैं ना तो बहुत दुख होता है, सच्ची बहुत दुख होता है। तो पढ़ते हैं, राम लक्ष्मण और भरत, आहा कितना धार्मिक क्वेश्चन है। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। भरत को कम मिल रहे हैं पैसे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और बैंक बैलेंस। और मैं सीधा जंप करता हूं देखने के लिए पूछा क्या है, तो उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, कैपिटल और बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, वेरी गुड। तो अब आपको क्या बनाना है इसमें, तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो पहले हम वो लेजर अकाउंट बना लेते हैं। ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक और नीचे कैपिटल है। तो 1 बाय 1 ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में से राम लक्ष्मण और भरत के बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये आ गए राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसको हम बांट देंगे। तो 24,000 को 2:1 में बांटेंगे, तो इनका 9,600, 9,600, 4,800 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्रेडिटर्स 192 और 56, इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डालेंगे 192 और 56। फिर एसेट साइड पे आते हैं, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ गया आरडीडी 12,000 है, तो 12,000 हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेटर को ग्रॉस अमाउंट इधर लिखा है, आरडीडी क्रेडिट में लिखा है। ओके, अगर ये 220 की जगह आप 12,000 माइनस करके 2,08,000 भी लिखेंगे तो चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा। ये जो टोटल है वो अलग आएगा, पर ये जो बैलेंस आया है प्रॉफिट या लॉस का वो सेम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
P&L अकाउंट 72, तो ये लॉस है, ये कोई एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट है, झूठ मूठ का। तो ये नुकसान है, और वो नुकसान कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो ये 72,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेंगे उनके रेशियो में। तो 28,800, 28,800 एंड 14,400। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट ओपन किया है, उसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 16,000 का। ठीक है, अब पहला एडजस्टमेंट, तो इधर ना आप स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप क्या है? तो बैलेंस शीट को पूरा खाली कर दो, जो हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेल ऑल एसेट्स, ये आपका स्टेप है, सेल ऑल एसेट्स। तो क्वेश्चन में जहां जहां एसेट के बारे में है उसकी एंट्री आप कर लो। तो मशीनरी बेचा है, स्टॉक बेचा है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, और फिर गुडविल रियलाइज्ड भी है। तो हम सबको इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उनके पैसे लिखे हमने और उसका टोटल यहां कर दिया। तो बैंक टू रियलाइजेशन, इधर रियलाइजेशन में सॉरी, रियलाइजेशन में सारी डिटेल लिख दी और बैंक में उसका सिर्फ हमने टोटल लिखा। ठीक है, अभी हुआ सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप था बैलेंस शीट खाली करो, सेकेंड स्टेप था सेल करो सारे एसेट्स को। अब थर्ड स्टेप बहुत डेंजर है, और ये स्टेप वाइज अगर आप नहीं जाएंगे तो गलती करेंगे, जो मैंने शुरुआत में बोला। तो क्या गलती करेंगे सर, क्या सस्पेंस कर रहे हो? तो मैं बताता हूं। थर्ड स्टेप है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसको साथ में ले सकते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या हम क्रेडिटर्स को या बिल्स पेएबल को पे किए बिना पार्टनर को पे कर सकते हैं? आंसर है ना। और ट्रिकी चीज क्या है, क्वेश्चन में कहीं पे ये बताया नहीं है कि हमने क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को पे किया है। तो हम तो बिना, अगर ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे तो ब्लाइंडली हम रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, बैंक में डाल देंगे, सब कुछ कर लेंगे, टैली भी हो जाएगा, और फिर बाहर आके पता चलेगा ओ शिट, मैंने तो इनको पे ही नहीं किया। तो गलत हो जाएगा बेटा, है ना। पूरे 10 मार्क की बैंड बच जाएगी, 10 तो नहीं, 4-5 मार्क तो चले जाएंगे सीधे आपके। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज को पे करना है। क्वेश्चन में जानबूझ के वो बात को छुपाएंगे वो, पर अगर आपने ये वीडियो देखा है, इस बात को समझा है, तो आप एक्सपर्ट हो गए अभी। तो इस बात को भूलना नहीं है। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम पे करेंगे, और हम जो है क्रेडिटर्स उनको पे करेंगे। जरा इसकी बैटरी लो हो गई है, मेरे को 1 मिनट दीजिए, चार्जिंग लगाना पड़ेगा। हाँ चलो, जान डाल दी हमने लैपटॉप में, और अभी आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को पे करते हैं। तो 1,92,000 और 56 हमने पे किया। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बताया गया है 12,000, तो वो भी हमने पे किया। इसका टोटल आ गया 260, और इधर रियलाइजेशन 260। एक और गलती करते हैं, और बहुत हंसने वाली गलती है, और ये गलती ये है कि ये आरडीडी 12,000 यहां लिखा है ना, उसको भी पे कर देते हैं। तो बेटा आरडीडी जो है वो लायबिलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ एसेट की वैल्यू कम करता है। हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है उसको, पर वो किसको देंगे ये पैसे? ये तो वो लॉजिक है कि डेटर से पूरे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो आरडीडी कोई लायबिलिटी नहीं है जिसको हम पे करने वाले हैं। तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था 12,000 अगर यहां नहीं लिखना है तो आप डेटर में से भी लेस करके 220 में से लेस करके देख सकते हो, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो अभी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये तीनों में हमने बांट दिया और इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हम रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये तीनों जो बैलेंसेस आए वो हमने बैंक अकाउंट में लिख दिए, 1 2 3, एंड बैंक अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो और वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स का। ये भी काफी सिंपल होता है बेटा, इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो 60,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं और एक शेयर है 100 रुपए का, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 48,000 शेयर। अब मैं आपको बताऊं ये इलीगल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सेबी कहती है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि कम से कम 90% आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है।
60,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं, उसका 90% होता है 54,000 शेयर। हमें एप्लीकेशन मिला है सिर्फ 48,000 शेयर का, तो लीगली स्पीकिंग वी कांट गो अहेड। अब आपको एग्जाम में सम सॉल्व करके आना है, मेरी बात मत सुनिएगा, मतलब सुनिए पर ध्यान मत दीजिएगा। एग्जाम में डोंट राइट दिस, ये इलीगल है, तो आपको सॉल्व करके आना है। एक्चुअली दे शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चन बट दे हैव आस्क्ड, तो क्या करेंगे? तो हम तो जाएंगे जैसे साम में बोला है, नहीं तो 10 मार्क हमारे चले जाएंगे, है ना भाई। तो कंपनी को 48,000 एप्लीकेशन मिली, वो सारी की सारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। कंपनी मेड बोथ कॉल्स। एक शेयर होल्डर है रमेश जी, और रमेश जी उनके पास 1600 शेयर्स हैं। ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दिए और उनके शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। ओके, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं ना हमेशा ये स्टार्ट करता हूं ऐसे, देखो, और ये एक छोटा सा वर्किंग है जिससे पूरा सम हो जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 48 है, हमने इश्यू 60 किए थे पर पैसे नहीं आए, पैसे तो 48 के ही आए, तो हमने अलॉट भी 48 कर दिया। 1600 शेयर जो है उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल उसने नहीं दिया 1600 शेयर पे, और ये अपना जो बाइफर्केशन है। तो पहले एंट्री होगा बैंक टू एप्लीकेशन, वो होगा 48,000 इंटू 20, 9,60,000। फिर सेकंड होगा ये एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल 9,60,000। अब इधर ना थोड़ा नरेशन आपको ठीक से लिखना है बेटा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, तो ये ऐसे ही नहीं अलॉट कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में सब बैठेंगे, डिसाइड करेंगे और फिर वो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो इधर ऐसे सब लिखना पड़ता है, वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस, ऐसा लिखना पड़ेगा नरेशन में, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरा स्टेप हुआ ट्रांसफर टू कैपिटल। अब जो एंट्री वो उल्टी हो रही है, अब पहले होगा ट्रांसफर टू कैपिटल और फिर होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये भूलना नहीं। वापस एक बार, फर्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड स्टेप था ट्रांसफर टू कैपिटल, थर्ड स्टेप में ट्रांसफर टू कैपिटल पहले होगा और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 48,000 इंटू 30, और फिर सारे लोग पैसे दे रहे हैं तो बैंक टू अलॉटमेंट उतना ही अमाउंट, फिर कॉल टू कैपिटल 25 रुपीज के हिसाब से, सारे लोग पैसे दे रहे हैं तो बैंक टू कॉल 12 लाख रुपए, फिर अलॉटमेंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 12 लाख रुपया। एक बंदा 1600 शेयर पे 25 रुपया नहीं दे रहा है, जिसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, तो हमें चाहिए थे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए चाहिए थे पर उसमें से 1600 शेयर्स में 25 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब 38,400 शेयर्स पे 25 रुपए मिल रहे हैं, तो 40,000 नहीं मिल रहे हैं। 12 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, 11,60,000, और ये हम कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हमने इन भाई साहब को बहुत लव लेटर लिखे, नोटिस लिखे, पर उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए। लास्ट इसमें वार्निंग दिया, बॉस अभी पैसा नहीं देगा ना तो तूने जो पैसा दिया है वो तेरे को वापस नहीं करेगा, तो फिर भी पैसे नहीं दिए उसने। तो अभी मजे की बात है कि रमेश जी ने हमें कितने पैसे दिए हैं अभी तक, हाँ देखते हैं। ये 20 रुपया दिया, ये 30 रुपया दिया और ये 25 रुपया दिया, उसने 75 रुपीज दे दिए हैं। वो भाई साहब के पास 25 रुपया अभी नहीं है देने के लिए, अगर 25 रुपया दे देता तो शेयर मिल जाते, तो अभी 75 रुपीज उसके हम यानी कि कंपनी हजम कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा पूरे 100 रुपीज से, तो 1600 इंटू 100 1,60,000। जो पैसे हमें नहीं मिले हैं वो अभी हम मांगेंगे भी नहीं, अभी रिश्ता खत्म हो गया, डिवोर्स ले लिया, तो कॉल्स एंड एरियर्स को क्रेडिट कर दिया 40,000 से, और जितने पैसे मिले हैं वो हमारा फायदा है। तो 1600 इंटू 75 1,20,000 एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसको बोलते हैं शेयर फोरफिचर। ये शेयर हम बाद में री इश्यू करेंगे किसी को, तब री इश्यू का एंट्री होगा, और उसके बाद एक और एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व का, जो कि ये क्वेश्चन में नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये 6 है आपका एनपीओ से, 12 मार्क का क्वेश्चन है।
गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑन 1 April 15 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब कुडल। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है और रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अभी अगर मैं सम पढ़ लेता हूं, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15-16। मैं क्या करता हूं, इधर एक जरा छोटा सा टाइमलाइन बनाता हूं मेरे लिए। हाँ, मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, मेरा अकाउंटिंग ईयर है 15-16। 15-16 यानी वो स्टार्ट होता है 1 April 15 से और वो एंड होता है 31 March 16 को। ठीक है, ओके। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 15-16 मतलब पिछले साल, पिछला साल है 14-15, उसमें मुझे 9,000 मिल गए थे। कितने, 9,000, और वो 9,000 थे 15-16 के। 15-16 में वो वापस तो मिलने वाले नहीं है, देने वाले ने पहले ही दे दिया एडवांस में, पर वो पैसे थे 15-16 के, ये याद रखिएगा। फिर प्लेग्राउंड है, फर्नीचर है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मान लो कैरम पाउडर है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और कैरम खेलने की कॉइन्स हैं। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, कैश एट बैंक और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बच्चों, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, बहुत कंफ्यूज कर लेता है और आप उससे गलती कर लेते हो। तो ये सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, लेना बाकी है, ये 34,000 सब, ये एडवांस है 9,000 और ये बैलेंस है, रिसीवेबल है 34,000। 14-15 में 14-15 का 34,000 सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला है। कब मिलेगा, शायद 15-16 में मिल जाएगा। आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है। अब ये सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिया है, ये कौन से साल का कितना है वो बताया नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर एडमिशन फी है, डोनेशन है, रिसिप्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन और बैलेंस एट बैंक। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड वाज 48,000। ओके, admission fee and donation are to be capitalized. Okay, subscription received during the year included 34,000। बहुत अच्छी बात है, पिछले साल में जो 34,000 बाकी था वो इस साल में मिल गया है। तो यानी ये जो 2,01,800 है उसमें से 34,000 तो पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। आगे एंड 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। अरे बाबा, तो इस साल हमें नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला, नेक्स्ट ईयर यानी कि 16-17, तो 16-17 का 10,000 हमें मिल गया है तो 16-17 का, पर पैसे आ गए। अभी आने वाली लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, पैसे ले लिए हमने। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 इज टू बी रिसीव्ड, तो इस साल का 15-16 का 29,000 अभी मिलना बाकी है। ठीक है, ओके। तो ये इतना एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन पेपर आपके साथ में रखिएगा और हम शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो इसमें कैसे करते हैं, पहले बैलेंस शीट लेते हैं। बैलेंस शीट हमारा बेस है, माई बाप है, और बैलेंस शीट में से क्या क्या करना है वो समझाते हैं। तो कैपिटल फंड मैं न्यू बैलेंस शीट में लिख दूंगा बेटा, लायबिलिटीज में अंदर के कॉलम में लिख दूंगा 925। फिर बिल्डिंग फंड अंदर के कॉलम में लिख दूंगा लायबिलिटी में 5 लाख। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। अब मैं ना सब्सक्रिप्शन को समझाने के दो अलग अलग तरीके हैं, किसी बच्चे को एक समझता है, किसी को दूसरा। तो मैं थोड़ा लेंदी है पर मुझे ऐसा लगता है आसान है। मैं ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूं, जब भी ऐसे बहुत कुछ है, ओपनिंग क्लोजिंग बहुत कुछ है, तो मैं ये अकाउंट बनाता हूं। तो ये 9,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूं 9,000। ठीक है, आगे प्लेग्राउंड एसेट है हमारे लिए, तो प्लेग्राउंड 8 लाख रुपया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दिया। फिर फर्नीचर अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेप्रिसिएशन का, तो बाहर लिख दिया 36। फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब थोड़ा समझते हैं, ये स्टॉक हमारे पास साल के शुरुआत में था 44,000 का। क्या सेम स्टॉक एंड में रहेगा? जैसे हमने बोला कि पाउडर का स्टॉक है, तो मान लो हमारे पास 44,000 का पाउडर है स्टार्टिंग में, तो वो पाउडर तो यूज हो जाएगा ना भाई।
तो 44,000 का पाउडर है, इसको हम ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करेंगे और इसको एक्सपेंडिचर में इनर कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग 44,000। ठीक है। फिर आया बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो एसेट में आ जाएगा 5 लाख, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद कैश एट बैंक वो रिसीप्ट एंड पेमेंट से टिक हो जाता है। और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये डेबिट है, एसेट है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे 34,000। ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आते हैं, तो पहला है ओपनिंग बैलेंस, वो टिक हो गया है। सब्सक्रिप्शन 2,01,000, इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ बेटा? तो देखो इधर मैं आता हूं वापस, है इधर आइए। हाँ, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट होता है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है उसमें मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट 2,01,800। ठीक है। फिर एडमिशन फी को कैपिटलाइज करने बोला है, तो मैं कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा 13,000। फिर डोनेशन को भी कैपिटलाइज करने बोला है, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा 56,000। सन्ड्री रिसिप्ट इनकम में आ जाएगा 2,700। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, ये कोई सादा सादा इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्डिंग फंड के पैसे हैं जो हमने इन्वेस्ट किए थे जिसपे इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो इंटरेस्ट है उसको इनकम अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते हैं, उसको फंड में ऐड करना पड़ेगा, उसको फंड में ऐड करना पड़ेगा। तो जो ये कैश जो आया है वो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ही ऐड होगा, बिल्डिंग फंड में ऐड होगा लायबिलिटी साइड पे, ये इनकम में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 5,18,000 यहां पर आ गया, 18,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाते हैं एक्सपेंसेस पेमेंट में। तो 52,000 के हमने स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीदे, तो उसको इधर ऐड कर दिया 52,000 एक्सपेंस में। फिर ऑफिस एक्सपेंस है 1,26,000, सैलरी है 87, टेलीफोन है 12,400 और कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट एसेट साइड पे 34,100। अब क्लोजिंग स्टॉक बोला गया है स्पोर्ट्स मटेरियल का 48,000, तो वो एक्सपेंस में से हम लेस करेंगे। तो ये जो बाहर आ गया ना, कोइंसिडेंटली अमाउंट सेम आ रहा है, 48,000 का जो स्टॉक है वो हमने कंज्यूम किया, 44 का था, 52 का खरीदा, तो हुआ 96 का। 96 में से 48 का माल अभी पड़ा है जिसको हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो इस साल कितना यूज किया? 48 का। और ये 48 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में आ जाएगी। आगे सब्सक्रिप्शन 34,000 का हमें मिल चुका है। ठीक है। 10,000 नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला है। तो अब क्या करना है, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाया है उसमें ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पे था, क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट ईयर के पैसे अभी मिले हैं और ये 10,000 की सेकेंड इफेक्ट में करूंगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 10,000। ठीक है। इस साल का मिलना बाकी है कितना? 29,000 मिलना बाकी है। तो ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट में लिखा था, क्लोजिंग रिसीवेबल क्रेडिट में लिखूंगा 29 और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में कर दूंगा 29। अब जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्लोज करता हूं तो ये जो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है मुझे 1,95,800, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,95,800। इसका सेकंड तरीका भी बताता हूं बाद में। तो अभी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो क्लोज करेंगे, उसका डेफिसिट दिख रहा है 74,900, वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, ये बाहर आ गया और आप देख रहे हो कि सब कुछ हाईलाइट हो चुका है। टोटल कर देंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका भी फटाफट बता देता हूं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख रहे हो तो उधर हमने लिखा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को हमने लिखा इनर कॉलम में 2,01,800। अब इसमें जो पिछले साल एडवांस मिला था वो है इस साल का इनकम, तो ऐड ओपनिंग एडवांस, ये कॉन्सेप्ट से हम ऐड लेस करना है। तो ओपनिंग एडवांस कितना था? 9,000। अब ये 2,01,800 में 10,000 ऐसा है जो इस साल मिल तो गया है पर वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो लेस करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग एडवांस।
कितना 10,000, तो इसको लेस करना है तो मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं। फिर ये 2,01,800 में 34,000 जो मिला है वो पिछले साल का मिला है, तो वो लेस करना पड़ेगा। तो लेस ओपनिंग रिसीवेबल 34,000। अभी 29,000 इस साल का मिलना बाकी है। अगर मिलना बाकी है तो वो 2,01,800 में तो होगा नहीं, तो मिलना बाकी है तो हम उसको ऐड करेंगे। ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल 29,000, तो इसका जो नेट अमाउंट आएगा वो वही आएगा जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिला था, जो कि है 1,95,800। आप एडलेस करके देख लो। दूसरी बात भूलना नहीं, जो भी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग है, इसकी सेकेंड इफेक्ट हमें देनी पड़ेगी। तो ये 10,000 एडवांस है, लायबिलिटीज में आएगा। ये 29 रिसीवेबल है, एसेट में आएगा। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका आपको बताया था लेजर अकाउंट का। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार पीछे जाके देखिएगा बेटा। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइनल अकाउंट्स। अगेन प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। पढ़ लेते हैं फटाफट। अशोक एंड संगमेश आर इन पार्टनरशिप 2:1, ट्रायल बैलेंस दिया गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब नॉर्मली इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में आता है, इधर ट्रायल बैलेंस में ही आ गया है। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ जाती है उसका सिर्फ बैलेंस शीट वाला इफेक्ट होता है, फिर दो इफेक्ट नहीं होते हैं। जो चीज एडजस्टमेंट में होती है सिर्फ उसी के दो इफेक्ट होते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 3,200 हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देंगे सीधा 3,200। मैं पढ़ के साथ में सॉल्व भी कर रहा हूं। हाँ, फिर इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट में लिखेंगे। इंश्योरेंस आ गया पीएनएल डेबिट 8,000। फिर आरडीडी, तो आरडीडी का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है ना। आरडीडी का क्या फॉर्मेट है तो पहले बैड डेट लिखते हैं, फिर ऐड न्यू बैड डेट करते हैं, जो ये क्वेश्चन में शायद नहीं है। फिर ऐड न्यू आरडीडी करते हैं और लेस ओल्ड आरडीडी करते हैं। तो जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में है 4,000 का, वो ओल्ड आरडीडी है, तो उसको हम इधर लेस करेंगे, लेस 4,000। आगे डिस्काउंट पीएनएल डेबिट होगा 3,200 रुपए, ये रहा 3,200। पोस्टेज पीएनएल डेबिट होगा 12,800। डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर बैलेंस शीट एसेट में जाएगा 2,64,000। क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटीज में जाएगा 2,72,000। आगे सैलरीज पीएनएल डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में। तो सैलरीज पीएनएल डेबिट में इनर कॉलम में, उसमें एडजस्टमेंट है। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में 96,000। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कहां एडजस्टमेंट है। मैं थोड़ा फास्ट जाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपका सोल्यूशन जल्दी हो जाए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा 1,92,000। कैरेज, अब कैरेज में लिखा नहीं है इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो अगर लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे इनवर्ड समझते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो कैरेज इनवर्ड 4,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। रिटर्न, जो डेबिट साइड पे है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट साइड पे है वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो 22,400 सेल्स रिटर्न है, वहां से माइनस करेंगे, और 36,800 परचेज रिटर्न है, वो परचेज से माइनस करेंगे। परचेज एंड सेल का फिगर दे दिया है, ये 772 और ये 12,06,000। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है बेटा? ये तो लायबिलिटी है सर, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 4,83,200। प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट साइड पे लिखा हमने। फिर आ गया कैपिटल, इसको लायबिलिटीज में लिख दिया 2,08,000 एंड 192। तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हमने कर लिया। अभी 8,000 बैड डेट है और 5% आरडीडी है, तो डेटर्स में से पहले हम बैड डेट माइनस करते हैं, उसके बाद बैलेंस हम अंदर के कॉलम में ही लिखते हैं, और वो जो बैलेंस आ गया उस पे 5% हम आरडीडी लेते हैं। तो ये दोनों चीज इधर से माइनस हो जाएगी। ये नेट अमाउंट हमने बाहर लिखा, और ये 8,000 और 12,800
पीएनएल में डेबिट करेंगे, ये हमारा लॉस है 8,000, 12,800 टोटल। अभी का अभी बाहर लिख दो बेटा 16,800। आगे सॉरी 16,000 के गुड्स हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट है तो पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 224 है, मार्केट प्राइस 240 है, तो कॉस्ट और मार्केट विचएवर इज लेस लिया जाता है, तो 224 का हम पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड। 8,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में 8,000 और सैलरीज में 8,000 ऐड करके टोटल बाहर लिख देंगे। डेप्रिशिएट करना है लैंड 5%, मशीनरी 10%। तो मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट किया, बैलेंस बाहर लिख दिया। लैंड को 5% से डेप्रिशिएट किया, बैलेंस बाहर लिख दिया। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट काफी बच्चे भूल जाते हैं, उसको पीएनएल में डेबिट किया। ठीक है, तो अभी हमारे सारे चीज हाईलाइट हो चुके हैं। ये बैलेंसेस को बाहर निकालना बाकी है, जो हम निकाल लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, पीएनएल में डाल दिया। पीएनएल को बैलेंस करेंगे, नेट प्रॉफिट आया। बच्चे क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन के बाद है ना 2-3 रो छोड़ दो, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर को बाहर के कॉलम में लिखो, फिर वर्किंग नोट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो और ये फिगर अंदर के कॉलम में लिखो, है ना। इधर नीचे प्रेजेंटेशन में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। और अगर आपको लगता है पीएनएल बहुत बड़ा है तो सेकंड पेज पे बनाओ, कंजूसी मत करो एक ही पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल बनाने की, नेक्स्ट पेज पे बनाओ, क्या प्रॉब्लम है ना। आपकी ऐसे भी सप्लीमेंट पूरी कंप्लीट नहीं होने वाली है, तो कंजूसी मत करो, पर फिर बीच में ऐड करके मजा नहीं आता है। इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप बनाओगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो बैलेंस शीट में ही उसको शो कर सकते हो। तो 41,600 ये टोटल बाहर लिख दिया और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था मार्च 2019 का बोर्ड पेपर। आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अभी तक हमने आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। हम रेगुलरली आपके काम की चीज़ अपलोड करते हैं, और ये वीडियो को लाइक भी तो करना है ना बेटा, है ना। तो याद से वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर ग्रेट मार्क्स, 100 on 100 to be precise. All the best. Take care. Bye bye.